नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 13 सुर और तुलसी के पद के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ अलंकार की पुनरावृत्ति पर आधारित है। अलंकारों के विषय में हम अपने पाठ 4 में पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं अलंकारों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि दोहराई करेंगे। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तू तो कहती बल्कि बैनी ज्यों हवे है लांबी मोटी। और अगली काव्य पंक्ति है विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। अब इन काव्य पंक्तियों में जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में बार बार आया है उसे लिखिए। अब ये देखिए, जो पहली काव्य पंक्ति है, काव्य पंक्ति क, उसमें तू तो में त वर्ण की आवृत्ति हुई है। और आगे बल की बैनी, बल और बैनी में ब वर्ण की आवृत्ति, तो त एवं ब वर्ण की आवृत्ति। और अगली काव्य पंक्ति में विद्रुम से अरुण अधर, अरुण अधर में अ वर्ण की आवृत्ति, बोलत मुख मधुर मधुर, और मुख मधुर मधुर में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो काव्य पंक्ति ख में अ एवं म वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि ये वर्ण जो है शब्दों के प्रारंभ में बार बार आए हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ डैश अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब चारु चंद्र और चंचल में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर बताइए। काढ़त गुहत निहावत ओछत नागनी सी भुई लोटी। अब इस पंक्ति में हमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द बताना है। ठीक है, उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। ठीक है, और उपमान क्या होता है? जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है, मतलब कि जिससे उसकी उपमा समानता की जा रही है, जिस वस्तु से या व्यक्ति से उसकी समानता की जा रही है। ठीक है, उपमेय तो होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जा रही है, और उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु से उसकी समानता की जा रही है। साधारण धर्म क्या होता है? कि जो उपमेय और उपमान होता है उसमें जो गुण समान पाए जाते हैं, ठीक है, और या फिर सामान्य गुण की समानता के कारण, जहाँ पे मतलब कि सामान्य गुण की समानता की जाती है वहाँ पर क्या होता है? उसे क्या कहते हैं हम? साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द जिस भी काव्य पंक्ति में का, के, की, सा, से, सी, के समान, ये सभी शब्द होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब हम काढ़त गुहत नेहावत ओछत नागनी सी भुई लोटी। अब इसमें उपमेय क्या है? यानी कि चोटी। यहाँ पे चोटी गूंथने की बात हो रही है। जब जो कृष्ण भगवान है वो अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि आप तो कहती थी कि मेरी जो चोटी है गूंथ कर बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी हो जाएगी, नागिन की तरह, फिर वो भूमि पर इतनी लंबी हो जाएगी कि नागिन की तरह भूमि पर लौटने लगेगी। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? चोटी, और उसकी उपमा किससे की जा रही है? नागिन से। और साधारण धर्म क्या है? यहाँ पे लोटी। ठीक है, लौटना। और वाचक शब्द सी। ठीक है,
अगला वाक्य देखते हैं, काव्य पंक्ति। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। अब यहाँ पर उपमेय क्या है? रघुवर यानी ईश्वर, और उपमान किससे उपमा की जा रही है उनकी? उन्हीं की छवि से, रघुवर छवि से, ठीक है। और साधारण धर्म क्या है यहाँ पे? बनिया। और वाचक शब्द क्या है हमारा? के समान, ठीक है। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोबारा ध्यान दीजिए कि जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर सीता के मुख की उपमा जो है, तुलना जो है वो चंद्रमा के साथ की जा रही है कि जैसा चंद्रमा सुंदर है ना, वैसा ही सीता का मुख भी सुंदर है, कि चंद्रमा के समान सीता का मुख सुंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमेय तथा उपमान बताइए। अब हमें उपमेय और उपमान बताना है। जैसे पहली काव्य पंक्ति है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय है। तो इसमें उपमेय क्या है? चंद्र, और उपमान क्या है इसमें? खिलौना। यहाँ पर जो चंद्रमा उपमेय है उसमें खिलौना उपमान का आरोप किया जा रहा है, ठीक है। अगला काव्य पंक्ति है, चरण सरोज पखारन लागा। अब यहाँ पर उपमेय क्या है? चरण, और उपमान क्या है? सरोज। यानी कि चरण उपमेय पर उपमान सरोज, ठीक है। चरण उपमेय पर सरोज उपमान का आरोप लगाया जा रहा है या किया जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए। ध्यान दीजिए, जहाँ बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ डैश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर? रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो ये मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय है, चरण सरोज पखारन लागा, ये दोनों रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हमें बताना है। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े। इन पंक्तियों में बीजों को मानव की तरह आंखें बंद करके नम मिट्टी की चादर ओढ़े हुए बताया गया है, अर्थात मानव की तरह क्रिया करने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है कि बीज जो है मानवीय क्रिया कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला काव्य पंक्ति है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब इन पंक्तियों में मानव की तरह फूलों को हंसने और कलियों को मुस्कुराने की क्रिया करने के कारण मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानव भी हंसते और मुस्कुराते हैं, लेकिन यहाँ पर फूलों के हंसने और कलियां मुस्काई ये बात कही गई है, तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ डैश अलंकार होता है, मानवीकरण। कि जब जड़ वस्तुएं जो हैं या प्रकृति जो है, अगर वो मानवीय क्रियाकलाप करे तो वहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। अब ये काव्य पंक्तियां हमें दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सा अलंकार आएगा। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब मानवीय क्रिया भी की गई है यहाँ पे, सागरों के द्वारा नाचना और लहरों का मधुर गान करना, ये मानवीय क्रिया है, ये तो है ना। तो मानव की तरह सागर
के नाचने और लहरों के मधुर गान करने के कारण यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। अगली काव्य पंक्ति है हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे हरिपद, हरि के चरणों की जो उपमा है, तुलना है, वो किससे की जा रही है, कमल के, कोमल कमल के फूल से की जा रही है। अब जहाँ पे भी सा से सी के समान ये सभी शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए तो क्या होगा, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर हरिपद पदों की जो तुलना है वो कमल से की गई है। अगली काव्य पंक्ति कालंदी कूल कदम्ब की डार। अब यहाँ पर कालंदी कूल कदम में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो क वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखते हैं कान पकड़कर सूरज जब होले से धकियाएगा। अब सूरज को कान पकड़कर होले से धकियाने की बात कही गई है, जो कि एक मानवीय क्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। अपलक नभ नील नयन विशाल। इस वाली पंक्ति में रूपक अलंकार है। इसमें अपलक नभ नील नयन विशाल, यानी कि खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का आरोप करने के कारण यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अगली काव्य पंक्ति है मृदु मंद मंद मंथर मंथर। अब इस काव्य पंक्ति में म वर्ण की, मृदु मंद मंद मंथर मंथर में म वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से क्या होगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अगली काव्य पंक्ति पीपर पात सरिस मन डोला। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब उपमा अलंकार क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर भी सरिस, अब ये देखिए यहाँ पर सरिस, सम, समान, सा, सी जैसे शब्द जहाँ पर आते हैं उसमें क्या होता है, उस काव्य पंक्ति में क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला, इसका अर्थ है कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। तो पीपल के पत्ते की तरह मन डोलना यानी कि उपमा अलंकार, उसके समान मन डोलना यानी कि उपमा अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ अंबर पनघट, ताराघट एवं उषा नागरी को उपमेय उपमान माना गया है। अंबर को पनघट की संज्ञा दी गई है, की उपमा दी गई है, ठीक है, कि अंबर जो आसमान है और तालाब को आसमान कहा गया है। कहने का अर्थ है कि जो अंबर है उसे पनघट मान लिया गया है और जो तारे हैं, अंबर में जो तारे हैं उन्हें घड़ा मान लिया गया है, उसे घड़ा मान लिया गया है। और सुबह, उषा यानी कि सुबह, नागरी यानी कि स्त्री, जो स्त्री है वहाँ पे उस घड़े को डुबो रही है, उस पनघट में घड़े को डुबो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे अंबर पनघट, ताराघट और उषा नागरी को उपमेय उपमान माना गया है, इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है तो रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अलंकारों का एक एक उदाहरण लिखकर उसका स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है। अनुप्रास अलंकार है सबसे पहले, तो अनुप्रास अलंकार का हम उदाहरण देंगे यहाँ पर। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में अब हमें स्पष्टीकरण भी करना है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्यों होगा, कि इन पंक्तियों में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब ये देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर, इन सब में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार होगा।
अब हमें उपमा अलंकार का उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण देना है। नील कमल से सुंदर नयन। अब नील कमल से सुंदर नयन, तो इस पंक्ति में सुंदर नयनों की तुलना नील कमल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अगला रूपक अलंकार का उदाहरण और स्पष्टीकरण देना है हमें। चरण कमल बंदो हरि राई। इन पंक्तियों में चरण, चरण क्या है? उपमेय में कमल उपमान का अत्यधिक समानता के कारण अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला हमें मानवीकरण अलंकार का उदाहरण और स्पष्टीकरण स्पष्ट करना है, ठीक है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। इस पंक्ति में मानव की तरह कलियों को दरवाजे खोलकर झुंड में मुस्कुराते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तो बच्चों, इससे आगे के प्रश्न हमारे आओ दोहराएं से संबंधित हैं, जिन्हें हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।